गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 362 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत कौन होता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, जनता या संविधान? बताइए। संवैधानिक शासन व्यवस्था की बात हो रही है, जनता लगाकर इसको गलत मत कर देना। क्या है इसका उत्तर? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। तो संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। इसमें सीमित शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ब्रिटेन में राजतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, वहाँ राज्य का प्रमुख सम्राट या महारानी होता है। भारत में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। भारत और अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र हैं। दोनों लोकतांत्रिक गणतंत्र क्या? बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और पहला लिखित संविधान दुनिया में अमेरिका का ही था। ठीक है, और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखना। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ब्रिटेन में राजतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। वहाँ राज्य का प्रमुख सम्राट या महारानी होता है, जिसका चयन वंशानुगत विधि से किया जाता है। अतः ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत की शासन प्रणाली समन्वय है संसदीय शासन प्रणाली का, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का, संसदीय एवं अध्यक्षीय दोनों शासन प्रणाली का, ना तो संसदीय ना ही अध्यक्षीय। बताइए। देखिए, अमेरिका का जो संविधान है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वहाँ पर। भारत है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही, ए। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, मतलब ब्रिटेन के समान। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं एवं मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। अगर बात करें हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो अमेरिका से अपनाई गई है। इस शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका का होना है। इसमें राज्य एवं सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक के आधार पर करता है। देखिए, इस प्रणाली में शक्ति जो है पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का अधिकार एवं क्षेत्र अलग अलग होते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और इससे पहले राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? देखिए, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा। उन्होंने अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को संवैधानिक, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, क्योंकि रिट जारी कर सकते हैं आप। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को नहीं बल्कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को माना है, अनुच्छेद 32। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता और आधुनिक मनु की उपाधि दी जाती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले ही पूछा गया कई बार। मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, मूल कर्तव्यों में, सभी में। देखिए, सभी में ये प्रश्न आए ना तो सभी लगाना, मूल अधिकार भी, नीति निदेशक सिद्धांत भी और मौलिक कर्तव्य भी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या मूल अधिकारों में भी यानी फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तीनों में की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से पहले दादर नगर हवेली पर किसका शासन था? किसका शासन था?
अंग्रेज़ों का नहीं, फ्रांसीसियों का नहीं, पुर्तगालियों का, हाँ। तो दादर एवं नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाल के अधीन था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000 को निम्नलिखित में से किन राज्यों का गठन हुआ? वो 3 राज्य कौन कौन है? मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड और बिहार से निकला झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000 को। तो देखिए, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना भारत का 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड 27वां राज्य बना 9 नवंबर सन 2000 को, झारखंड 28वां राज्य बना 15 नवंबर सन 2000 को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था? वर्ष 1972 में, ठीक है, 1972 में। तो देखिए, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1966 ऊपर एक सन है, तो इसमें पंजाब राज्य से जो है हरियाणा राज्य का गठन किया गया 1966 में। और वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और जो सिक्किम है वो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे जो है सहसंबद्ध राज्य बनाया गया भारत का। और एक 36वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ अगला 1975 में, जिससे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिला? 26वें। और संबद्ध राज्य का मिला 35वें, एक 74 में, एक 75 में। और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को भारत के राज्य का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी सिफारिश लेना आवश्यक है? किसकी सिफारिश लेना आवश्यक है? गृह मंत्री की नहीं, मंत्रिपरिषद की नहीं, प्रधानमंत्री की नहीं, पता ही होगा आपको, राष्ट्रपति की। तो नए राज्यों का निर्माण संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, पेश या पूरा स्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत एवं अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए आवश्यकता है कार्यपालक आदेश की, संवैधानिक संशोधन की, सर्वोच्च न्यायालय की या फिर साधारण विधेयक की? देखिए, इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये काम कार्यपालक आदेश से ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत एवं अन्य देशों के बीच, अन्य देश यानी पाकिस्तान हो गया, जो सटे, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो भारत एवं अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कार्यपालक आदेश द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। और ये सब हुआ है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो उनने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था 1969 में, तब से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में या प्रियम्बल में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया है। प्रियम्बल आपने पढ़ी होगी, कहीं फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है क्या संविधान की उद्देशिका में? कहीं नहीं हुआ, संविधान में कहीं नहीं है। भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में ही किया गया है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहले को एलिमिनेट कर दीजिए। तो कथन एक सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में फेडरेशन यानी संघात्मक शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है कहीं पर भी। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ जो है उस शब्द का प्रयोग हुआ है, फेडरेशन का नहीं हुआ है। हमारा संविधान किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका का संविधान है। हमारे संविधान में किसी भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के पहले भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का एवं पहले अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, साफ साफ लिखा है। एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया? ना 1953 है ना 1956 है, 1948 है, 1948। तो जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग, ठीक है, का गठन किया गया। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1948 में पेश की एवं भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बदले प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी इसने।
अब दिसंबर 1953 में क्या हुआ? दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसके 2 अन्य सदस्य के.एम. पणिक्कर और कौन थे दूसरे? एच.एन. कुंजरू थे। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट जो है इस समिति ने 1955 में पेश की और कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए और वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? ये इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समता है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका प्रेम्बल में 3 प्रकार का न्याय है। कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। फिर से सुन लीजिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता या समता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज करता है, ऊपर नीचे कर देता है। अवसर की स्वतंत्रता कर देता है, राजनीतिक न्याय कर देता है, राजनीतिक स्वतंत्रता कर देता है, जबकि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तो न्याय है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? किसने कहा है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज? एम.एन. रॉय लगाकर गलत मत कर देना। राजेंद्र प्रसाद भी नहीं है, गांधी जी भी नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 24 नवंबर को संविधान दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। बताइए कौन सा समय लेता है? सबको पता होगा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है अपना और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है अपना। क्या संविधान दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है क्या? जल्दी जल्दी में इसको गलत मत कर देना। 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 3 हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस और प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है अपना इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस, और 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, ना कि 24 नवंबर को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन। कम से कम इसको 2 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, धन्यवाद।